अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक एक बहुत कॉमन मसला है और इस पे बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि इस पे मैं वीडियो बनाऊँ। सो द टॉपिक इज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली जोड़ की सोजिश है, ठीक है? अब ज़्यादातर ये घुटने में होती है, इसलिए इस वीडियो में ज़्यादातर मैं जो बात करूँगी ना वो घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में होगा, ठीक है? तो सबसे पहले तो आप इस पिक्चर को देखें, ठीक है? ये जोड़ की तस्वीर है। जो पहला जोड़ है ना, ये घुटने वाला जोड़ है और पहली तस्वीर जो है इसमें वो हेल्दी जोड़ की तस्वीर है और जो राइट साइड की तरफ है वो इट इज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस वाला जॉइंट, ठीक है? तो नॉर्मली ये होता है कि जो हमारी हड्डियाँ होती हैं ना टाँग की, उसमें जो जॉइंट होता है, जो जोड़ होता है, उसके अंदर एक नरम सी एक गूदा कह लें वो एक होता है, जो कि हड्डी को हड्डी से डायरेक्टली नहीं मिलाता बल्कि एक समझो कि एक पैड सा होता है, एक नरम सा कुशन का एक रोल वो प्ले करता है और उसकी वजह से जोड़ अच्छा हिलता है और उसकी फंक्शनिंग ठीक होती है। अब जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है ना, उसमें ये पैड सा जो है ना, इसको कार्टिलेज है ये घिस जाता है और कुछ-कुछ जगहों से वो नहीं रहता, खराब हो जाता है, टूट-फूट जाता है, क्रैक पड़ जाते हैं उसमें। और होता ही है कि हड्डी-हड्डी के साथ रगड़ खा रही होती है। ठीक हो गया और एक्स-रे के ऊपर देखें तो ये भी नज़र आ रहा होता है कि वो जो जोड़ है ना, 2 हड्डियों के दरमियान जो थोड़ी-सी एक स्पेस होती है, उसमें कमी आ रही होती है, ठीक है? तो जॉइंट की जो स्पेस है वो कम हो जाती है, खला कम हो जाता है और जोड़ आपस में घिस रहा होता है, रगड़ खा रहा होता है और इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, ठीक है? ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ज़्यादातर ये देखा गया है कि ये नीज़ में होता है, औरतों में होता है और ओल्डर एज में ज़्यादा कॉमन होता है और ख़ास तौर पे उन औरतों में ज़्यादा होता है जो कि थोड़ी-सी हेवी भी होती हैं, जिनका वेट ज़्यादा होता है। तो बहुत आवाज़ारी होती है, बहुत तकलीफ़ होती है, चलने-फिरने से बंदा तंग आया होता है। इट्स अ वेरी कॉमन एंड वेरी मिज़रेबल प्रॉब्लम। तो रिस्क फैक्टर मोटापा, इंक्रीज़्ड एज 50 साल से ऊपर ख़ास तौर पे, फीमेल जेंडर, जेनेटिक प्रीडिस्पोज़िशन यानी कि कुछ लोगों के ख़ानदान में भी ये चल रहा होता है कि उनको पूछें तो उनके बड़ों में भी इसी तरह था। और फिर रेपिटिटिव स्ट्रेस, जो लोग बहुत काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं कि उनके जोड़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिलती है। कुछ जॉब्स ऐसी करते हैं जिनसे उनके जोड़ पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, तो उससे भी हो सकता है। फिर जोड़ की इंजरी अगर कभी हुई हो तो वो भी आपको ज़्यादा प्रोन करती है टू हैव ऑस्टियोआर्थराइटिस। फिर कुछ डिजीज़ेज़ हैं जैसे कि शुगर, डायबिटीज़ जो है उसमें भी देखा गया है उन पेशेंट्स में कि ये ज़्यादा कॉमन है। पोस्चर का करेक्ट ना होना, फिर जॉब्स ऐसी होना जो मज़दूर होते हैं, जो हेवी लिफ्टिंग करते हैं ख़ास तौर से या जिन लोगों के राइट और लेफ्ट आर्म में ज़रा-सा 19-20 का फ़र्क होता है ना लेंथ का, उनमें भी देखा गया कि जोड़ पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ती है। फिर जो लोग क्रॉनिकली लंबे अरसे पे उनका जूता सही नहीं है, प्रॉपर फुटवियर नहीं पहनते, उनमें भी इसका एक रिस्क देखा गया है। तो कॉज़ क्या है कि बेसिकली जॉइंट की वेयर एंड टेयर हो रही है, तोड़-फोड़ हो रही है और उससे ये जो कार्टिलेज है दरमियान का, ये जो ग्रे सा नज़र आ रहा है ना, ये बीच-बीच में से टूट रहा है, ठीक है? सिम्पटम्स क्या है जी? कैसे पता है कि इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है? अमूमन जो पेशेंट आता है ना, वो कहता है कि मुझे दर्द हो रही है जोड़ में, ख़ास तौर पे जब मैं जोड़ हिलाता हूँ और जब मैं आराम करता हूँ, रेस्ट करता हूँ, तो दर्द बेहतर हो जाती है। यानी कि जैसे-जैसे मूवमेंट बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे दर्द बढ़ती जाती है। सुबह उठें तो अकड़ाव होता है, बहुत लंबी देर नहीं लेकिन 15 से 20 मिनट अकड़ाव रहता है जोड़ में। समटाइम्स स्वेलिंग भी देखी गई है। फिर कुछ लोगों में उसमें से आवाज़ भी आती है, कड़क-कड़क टाइप की आवाज़ आती है। इसको क्रेपिटेशंस कहते हैं। जोड़ के हिलाने पे। और फिर ये कि समटाइम्स अगर उनकी टाँग देखें तो थोड़ा-सा जोड़ की शक्ल भी एब्नॉर्मल हुई होती है और जो सराउंडिंग जो उनके पट्ठे होते हैं थाइज़ के वो भी थोड़े-से उनमें खड्डा-सा पड़ जाता है। हर किसी में नहीं लेकिन कुछ पेशेंट्स में। फिर ये कि पेशेंट्स जनरली कंप्लेन करते हैं कि अगर हम लंबी देर वॉक करें या हम चेयर से बैठ के अगर हम खड़े हो रहे हैं ना, बैठने से उठने वाला जिस पे जोड़ पे ज़रा ज़्यादा ज़ोर लगता है, तब उनको दर्द होती है। गाड़ी में बैठते हुए, गाड़ी से निकलते हुए या नीचे झुक के जब जूते पहन रहे हैं। ये सारी जो मूवमेंट्स हैं जिसमें जो आपका नी जॉइंट है उस पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, उसमें इन पेशेंट्स को ज़्यादा दर्द होती है। फिर ये कि पेशेंट जो है उसकी चाल भी इस तरह की हो सकती है कि वो काइंड ऑफ उछल-उछल के चल रहा है, वो उस जोड़ पे वज़न नहीं डालना चाह रहा। तो ऐसी उसकी चाल भी कम कभी-कभी पेशेंट की ऐसी बन जाती है।
तो ड्यूरेशन इसकी ये है कि ये मसला टाइम के साथ-साथ ख़राब ही होता जाता है। आहिस्ता-आहिस्ता शुरू होता है, मरीज़ उस वक़्त नहीं आते जब काम ज़्यादा ख़राब हो जाता है, जब जोड़ बहुत ख़राब हो चुका होता है, तो तब उनकी कंप्लेंट्स ज़्यादा रेगुलर हो जाती हैं। लेकिन ये है कि इसका जब तक इलाज नहीं कराएँगे तो ये मसला बढ़ता ही जाएगा। घर में हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? कुछ डूज़ हैं, कुछ डोंट्स हैं, दोनों पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है, तो बहुत ह्यूज फ़र्क पड़ेगा आपको, आपकी पेन में, आपकी मोबिलिटी में, अगर आप अपना वज़न कम कर लें। मुझे पता है ये आसान नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके जोड़ पे देखो आपका जो पूरा जिस्म है ना, उसका वज़न उठाया हुआ है आपकी टाँगों ने, ठीक है? आपकी नीज़ के ऊपर, आपके हिप्स के ऊपर बड़ा वज़न होता है। अगर आप हल्का-फुल्का जिस्म होगा आपका, तो आपके जोड़ के ऊपर वज़न कम आएगा, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये कि अपना वज़न कम करें, हल्की-फुल्की जितनी आपकी तबीयत इजाज़त देती है एक्सरसाइज़ करें और डाइटिंग करें, हेल्दी वे में। मैं ये नहीं कह रही कि फ़ाके करना शुरू हो जाएँ। एक प्रॉपर सेंसिबल डाइट प्लान बनाते हुए आप अपना वेट लूज़ करें। फिर ये कि कुछ रिसर्च कहती है कि अपनी आप खुराक में अगर कैबेज का क्वांटिटी बढ़ा दें, सैलेड वगैरह खा लिया करें, ज़्यादा उसमें कैबेज डाल लें, उसमें भी हेल्प होती है। फिर दूध हल्दी जो है गरम, वो भी थोड़ा-सा पेन रिलीफ प्रोवाइड करती है। आप एक दफ़ा दिन में दूध हल्दी थोड़ी-सी आप ले सकते हैं, बहुत थोड़ी हल्दी गरम दूध में। फिर ये कि अपनी डाइट में से चीनी और जंक फूड आप एलिमिनेट कर दें, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। फिर ओवर द काउंटर पेन किलर्स ले सकते हैं। घर में अमूमन ये पैनाडोल और न्यूब्रोल फोर्ट वगैरह पड़ी होती है। जब ज़्यादा दर्द हो तो वो ले सकते हैं। टकोर कर सकते हैं, मालिश कर सकते हैं, उससे भी वक़्ती तौर पे आराम आ जाता है। अपनी नींद ठीक करें, अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट ठीक करें। कोशिश करें कि ज़्यादा टेंशन ना लें। सप्लीमेंट्स ले सकते हैं कुछ जिनके अंदर ग्लूकोज़ामीन, कॉन्ड्रोइटिन वगैरह होता है। आई थिंक जोइटिन डी के नाम से एक आता है न्यूट्री फैक्टर का, वो बड़ा अच्छा सप्लीमेंट है, वो आप ले सकते हैं। तो उसमें बेसिकली ये होता है कि जो पानी है ना आपके जोड़ के अंदर, वो थोड़ा-सा उसकी प्रोडक्शन में हेल्प करता है और कुछ रिपेयर प्रोसेस उसका कर रहा होता है। अगेन मैं ये नहीं कह रही कि इन सब चीज़ों से ऑस्टियोआर्थराइटिस ठीक हो जाएगा। ये वो चीज़ें हैं जिनसे आपको थोड़ा-सा आराम आ जाएगा। फिर ये कि विटामिन सी और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी कुछ पेशेंट्स में बेहतरी ला सकते हैं सिम्पटम्स में। तो इस पिक्चर में आप देखें कुछ ये इस तरह की इक्विपमेंट भी मिलती है, नी कैप वगैरह मिलते हैं। वो आप ले लें, थोड़ा-सा जोड़ को स्टेबिलिटी मिल जाती है। जॉइंटिन डी एक सप्लीमेंट है जो मैं अक्सर प्रिस्क्राइब करती हूँ। फिर यूनीफ्लेक्स है, ये भी बहुत अच्छा है, वो भी ले सकते हैं। ऑस्टियोमूव भी ले सकते हैं। फिर केन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी-सी सपोर्ट चाहिए। अगर आपको पता है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई 1-2 सीढ़ी चढ़नी है या जो भी, आप थोड़ा-सा अपने जॉइंट के ऊपर से बोझ कम कर सकते हैं केन पे वज़न डाल के। और जो चीज़ें नहीं करनी है उनका भी पता होना चाहिए। सीढ़ियाँ कोशिश करें कि अगर अवॉइड कर सकते हैं तो सीढ़ियाँ ना चढ़ें। ज़मीन पे ना बैठें, जो होता है ना कि क्रॉस लेग्ड नीचे जो बैठते हैं लोग ख़ास तौर पे, वो ना करें। नमाज़ पढ़ते हैं तो अत्तहियात पे लंबी-लंबी देर ना बैठें। अत्तहियात अगर नहीं बैठा जाता तो ना बैठें, आप चेयर पे बैठ के पढ़ सकते हैं। फिर ऐसे सोफ़े जो थोड़े से ज़्यादा सॉफ्ट हैं, आप बैठते हैं तो वो अंदर कोई बंदा थोड़ा-सा बैठ जाता है ना ज़रा, उस तरह के सोफ़ों पे भी ना बैठें और कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जो हैं, अगर आप इस तरह के स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो वो छोड़ दें। इंडियन स्टाइल टॉयलेट की बजाय कमोड स्टाइल टॉयलेट पे स्विच कर जाएँ। कोई भी ऐसी पोज़ीशन जिससे वापस आपको उठना मुश्किल लगे, उस तरह की पोज़ीशन में मत बैठें। अपने जोड़ को ओवर एक्सर्ट ना करें। जब भी आपको लगे कि आपकी दर्द छिड़ गई है, तो उसी वक़्त एक्टिविटी रोक दें, आराम कर लें थोड़ा-सा। फिर ये कि जिन फूड्स के अंदर एमएसजी है, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं, सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स हैं, अल्कोहल, शुगर, सॉल्ट, रिफाइंड कार्ब्स, ये सब चीज़ें मिनिमम कर दें, बिल्कुल ख़त्म कर दें अपनी लाइफ से। तो ये पिक्चर है थोड़ी-सी, इसको आप स्टडी करें, डूज़ और डोंट्स हैं। डॉक्टर के पास कब जाएँ? वैसे तो तशख़ीस के लिए जाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी ये नी पेन हर वक़्त ही रहनी शुरू हो गई है, तो ज़रूर जाएँ। अपनी क्वालिटी लाइफ़ जो है आपकी पुअर हो रही है क्वालिटी ऑफ़ लाइफ़, तो आप जाएँ। आपको लग रहा है कि आप नॉर्मल अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, आप हर वक़्त बस बेड पे ही बैठे होते हैं, लेटे होते हैं। तो और ये जो घर वाले जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, घर में रह के करने वाली, अगर ये आपको इतना फ़ायदा नहीं दे रही, तो यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। डॉक्टर क्या करेंगे? डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेंगे, आपका मुआयना करेंगे, बेसिक फिज़िकल एग्ज़ाम करेंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस में ना
ब्लड टेस्ट का कोई ख़ास रोल नहीं होता। इसमें एक्स-रे मेन चीज़ होती है। एक्स-रे करवाते हैं जोड़ का और उसमें नज़र आ जाता है कि गैप भी कम हुआ हुआ है, कभी-कभी नोकें निकल आती हैं। उसके होते हैं कुछ ऐसी चीज़ें कि डॉक्टर को आइडिया हो जाता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है। अब आपके जोड़ की किस दर्जे तक खराबी है, आपकी पर्सनल क्या हेल्थ कंडीशन है, वो डॉक्टर ही बताएगा कि आपको क्या प्लान सूट करता है। जनरली 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपको लाइफ़स्टाइल चेंजेस का कहा जाता है, आपको फिज़ियोथेरेपी का कहा जाता है, आपको दवाइयाँ दी जा सकती हैं और आपको सर्जरी रिकमेंड हो सकती है। ट्रीटमेंट को अब थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस में आपको ये कहा जा सकता है कि आप केन का इस्तेमाल करें, स्टिक लेके चलें। अपना जूता ज़रा शॉक एब्ज़ॉर्बेंट और अच्छा किस्म का जूता पहनें। नी कैप चढ़ाया करें ज़्यादा से ज़्यादा। वेट लूज़ करें, सप्लीमेंट्स लें जो जोड़ को थोड़ा-सा सपोर्ट करें और रात को सोते वक़्त जो है ना अपनी देखें कि बेड अपना जो है ना आपका वो बहुत ज़मीन के करीब नीचे-नीचे ना हो क्योंकि फिर उससे उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ज़ाहिर है लोग अपने बेड तो नहीं चेंज कर सकते लेकिन कुछ लोग ये करते हैं कि अपने बेड के पायों के नीचे कोई ईंटें रख लेते हैं, कुछ थोड़ा-सा बेड को हाइट दे देते हैं। फिर फिज़ियोथेरेपी पे आते हैं। फिज़ियोथेरेपी लोग इसको समझते हैं कि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिज़ियोथेरेपी अगर सही तरह की जाए ना, तो बहुत शानदार चीज़ है। तो ये फिज़ियोथेरेपी बेसिकली कुछ एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, जो कि आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं, जो आपके जोड़ को सपोर्ट करते हैं, ठीक है? क्योंकि क्योंकि आप दर्द में होते हैं, आप उस तरह से मूव नहीं करते, आपके पट्टे भी थोड़े कमज़ोर हुए होते हैं ना, तो फिज़ियोथेरेपी से ये होता है कि आपके जो ऊपर और नीचे जॉइंट के जो मसल्स हैं ना, इनको जब आप स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो जोड़ थोड़ा-सा स्टेबल हो जाता है, ठीक है? तो इसके लिए है कि थोड़ा-सा 2-3 हफ्ते जाना होता है। ना भी जाएँ तो शुरू के कुछ आप सेशंस समझ लें फिज़ियोथेरेपिस्ट से कि वो किस तरह कराते हैं एक्सरसाइज़, तो आप घर में उसको आप कर सकते हैं। पेन किलर्स पे आते हैं जी, पेन किलर ऊपर लगाने के लिए भी होते हैं, खाने के लिए भी होते हैं। अगर तो आपको सूट नहीं करते कि आप ओरल पेन किलर लें किसी भी वजह से, तो टॉपिकल जेल भी कुछ आराम दे देते हैं। क्रीमें होती हैं, जेल होते हैं। तो एनासिड जेल भी हो सकता है, कैप्सिकिन जेल भी हो सकता है। पेन किलर पे आएँ तो मसल रिलैक्सेंट और पेन किलर डिफरेंट तरह के दिए जा सकते हैं विद समटाइम्स इन चीज़ों से होता है कि मैदे की समटाइम्स सोज़िश हो जाती है, तो कुछ राइज़ेक टाइप की चीज़ भी साथ दे देते हैं। फिर ये कि एंटी न्यूरोपैथिक ड्रग्स होते हैं, कुछ अगेन कुछ ड्रग्स हैं जैसे गाबापेंटिन है, प्रीगैबालिन है, एमिट्रिप्टिलिन है, ये भी कुछ मरीज़ों में फ़ायदा देते हैं। फिर कुछ इंजेक्शन होते हैं जो जोड़ के अंदर लगते हैं। उसमें स्टेरॉइड भी हो सकता है, उसमें हाइलुरोनिक एसिड का टीका भी हो सकता है, जिसको आम ज़बान में जेल वाला टीका कहते हैं। फिर पीआरपी का टीका, फिर स्टेम सेल रिजुविनेशन थेरेपी भी एक नई चीज़ है, वो भी हो सकती है, कुछ लोगों में आराम देती है। फिर सर्जरी हो सकती है, सिरे से जो जोड़ है ना, उसका कुछ हिस्सा या पूरा का पूरा जोड़ भी रिप्लेस हो सकता है। उसके लिए वो आपके केस पे डिपेंड करता है, आपके सर्जन पे, आपकी फैसिलिटीज़ पे, हर चीज़ पे डिसाइड होता है। तो ये सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। तो वेट लॉस की अगर बात करें, तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि आपका हर किलो वज़न, ठीक है? वो समझो कि 4 से 5 किलो का लोड आपके जॉइंट पे ज़्यादा बढ़ा रहा है। इस तरह से आइडिया कर लो कि यानी कि ये समझो कि अगर आप चंद किलो भी लूज़ करते हो ना, तो आपके जोड़ को बड़ा आराम आता है, ठीक है? तो वेट लॉस को सीरियस लें, कोशिश करें। फिर ये कुछ एक्सरसाइज़ेज़ हैं, उनकी तस्वीर आपको मैं दिखा रही हूँ। तो डिफरेंट ऐसी एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं जो मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं। ये कॉमन दवाइयाँ हैं, वोल्ट्राल जेल, डिक्लोरान जेल, फास्टम जेल, ये सारे ऊपर लगाने वाले जेल हैं। फिर ये पेन किलर्स हैं, कैफ्लैम और ये नेप्रोक्सिन, ब्रूफिन वगैरह-वगैरह, ये सबको सूट नहीं करती। ये आपका डॉक्टर जो कहते हैं ना, आप वही लें। फिर ये कि कुछ थोड़ा-सा इंजेक्शनों के ऊपर बात कर लेते हैं जी। स्टेम सेल जॉइंट इंजेक्शन थेरेपी क्या चीज़ है? ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट है, नई-नई चीज़ है। इसके ऊपर इतनी एक्सटेंसिव स्टडी नहीं हुई हुई, लेकिन शॉर्ट टर्म स्टडी में तो देखा गया है कि इनके रिज़ल्ट अच्छे हैं और काफ़ी लोगों को फ़ायदा देते हैं। तो इसमें ये होता है कि थोड़ा-सा आपको नम करते हैं, तो टोटल प्रोसीजर 2 घंटे का है। इसमें बेसिकली होता है कि आपके जिस्म से कहीं से भी आप ही की चर्बी के सेल्स लिए जाते हैं, फैट सेल्स लिए जाते हैं और उनको लेबॉर्टरी में इस तरह से प्रोसेस करते हैं कि उसमें से एक ख़ास सेल्स होते हैं स्टेम सेल्स।
वो निकालते हैं और उसका टीका बना के आपके जोड़ के अंदर लगाते हैं, ठीक है? और कुछ अरसे के लिए जब वो प्रोसीजर जब होता है तो फॉर सम टाइम जोड़ में दर्द भी रहती है, स्वेलिंग भी रहती है, लेकिन विद टाइम देखा गया है कि वो जो स्टेम सेल्स होते हैं, वो डिवाइड करके, ग्रो करके आपके जॉइंट को रिपेयर करने का काम करते हैं। और तकरीबन 6 महीने का वक़्त दरकार होता है कोई रिज़ल्ट देखने में। और अभी फ़िलहाल तो ये है कि लॉन्ग टर्म स्टडी नहीं है, लेकिन फ़ौरी तौर पे अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। फिर पीआरपी, पीआरपी बेसिकली प्लेटलेट रिच प्लाज्मा की इंजेक्शन है और ये भी माइल्ड टू मॉडरेट ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए कुछ लोगों में फ़ायदा देते हैं। इसमें पेन भी कम होती है, कड़ाव भी कम होता है और मोबिलिटी भी जॉइंट की बेहतर होती है, लेकिन ये भी एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट है। फिर ये जो जेल वाला टीका है हियालुरोनिक एसिड, ये भी एक ऑप्शन है। ये एक्सपेंसिव होता है, हमेशा हर किसी को फ़ायदा नहीं देता, लेकिन ये जो है ना बेसिकली ये जो जेल है, ये जब आप इसका इंजेक्शन लगाते हैं तो ये थोड़ा-सा जॉइंट की जो लुब्रिकेशन है और कार्टिलेज जो ख़राब हो गई थी, उसको नई कार्टिलेज ग्रो करने में थोड़ा-सा हेल्प करता है। फिर स्टीरॉयड का टीका, ये कुछ लोग कहते हैं कि बहुत उनको फ़ायदा मिला है, कुछ लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पर्सनली इसको रिकमेंड नहीं करती, लेकिन कुछ लोगों में ये है कि दर्द में काफ़ी कमी आ जाती है ये लगा के। अगेन ये सारी चीज़ें क्योर नहीं है, वक़्ती तौर पे एक फ़िक्स है, ठीक है? और रिसर्च ये शो करती है कि लॉन्ग टर्म में ये ज़्यादा जोड़ का जो आर्थराइटिस है उसको वर्स करता है। तो जब ये इंजेक्शन लगता है तो पेन और ब्रूज़िंग वग़ैरह हो सकती है। आउटलुक देखें तो अगर तो आपको हल्का-फुल्का माइल्ड सा ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो वेट लॉस और फिजियोथेरेपी काफ़ी है और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। अगर आपकी कंडीशन सीवियर है, इतनी सीवियर है कि आप चलने-फिरने से भी गए हुए हैं, आप मिज़रेबल हैं, आपकी लाइफ़ वैसी रही नहीं, तो सर्जरी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। सर्जरी आपको तकरीबन 15 से 20 साल दे देता है, ठीक है? क्योंकि इसके भी ये नहीं है कि नया जोड़ डल गया तो वो फॉर लाइफ है, उसकी भी वेयर एंड टियर होती है कुछ हद तक, लेकिन 15-20 साल आपके अच्छे गुज़र जाते हैं। तो हर केस फ़र्क है, तो ज़ाहिर है हर चीज़ हर किसी को सूट नहीं करती, तो ये आपका डॉक्टर आपको बेस्ट बताएगा कि आपको क्या सूट करता है। आप अगर आपकी फैमिली में ऑस्टियोआर्थराइटिस है और आप चाहते हैं कि आपको ना हो, आप इसको प्रिवेंट करें, तो अपने वेट का बहुत-बहुत ध्यान रखो, मोटे ना हों, अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करें, आप इस तरह की एक्सरसाइज़ें किया करें कि आपके पट्टे जो हैं, ये आपकी टाँगों वाले ये खूब स्ट्रॉन्ग से हों, ठीक है? और एक्सरसाइज़ कम से कम हफ़्ते में 3 दिन ज़रूर किया करें, ये अपनी लाइफ़ का हिस्सा बना लें। और हर एक्सरसाइज़ से पहले वार्म अप किया करें और एक्टिव लाइफ़स्टाइल रखा करें, सेडेंटरी ना हो। आजकल हमारी इतनी माशाल्लाह से टेक्नोलॉजी है, इतना आरामदेह लाइफ़स्टाइल है कि लोगों ने हिलना ही छोड़ दिया है। लेकिन कोशिश करें कि अपनी लाइफ़ में कोई एक्टिविटी रखें, जिससे आप एक्टिव रहें। और अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, स्ट्रेस मैनेज किया करें और जब भी आपको लगे कि हल्की-फुल्की गड़बड़ शुरू हो रही है जॉइंट में तो पहले ही डॉक्टर को कंसल्ट कर लें ताकि उस वक़्त की ज़्यादा इफ़ेक्टिव इंटरवेंशन हो सके। तो फाइनली ये है कि पेन किलर्स जो होते हैं ना, क्रॉनिकली अगर लिए जाएँ, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। पेन किलर आपके मैदे को भी, आपकी किडनीज़ को भी, आपके डिफरेंट आपके ब्लड के अंदर भी बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है? पेन किलर्स आर नॉट अ क्योर, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस को ठीक नहीं करते, ये सिर्फ़ आपकी पेन को ठीक करते हैं। जितनी देर वो पेन किलर आपके खून में है, आपको दर्द नहीं होएगी, जब वो ख़त्म हो जाएगा तो आपकी दर्द फिर शुरू हो जाएगी। इट इज़ नॉट अ ट्रीटमेंट। फिज़ियोथेरेपी को अंडर एस्टिमेट मत करें, बहुत अच्छी चीज़ है। गो टू अ फिजियोथेरेपिस्ट, टेक दोज़ एक्सरसाइज़ेज़ सीरियसली और मेडिकल ट्रीटमेंट से ज़्यादा कोशिश करें कि फिजियोथेरेपी और वेट लॉस की तरफ ही रहें, ठीक है? ऑस्टियोआर्थराइटिस का ये मतलब नहीं है, अगर आपको हो गया ना, आप कहते हैं नहीं जी मुझे तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, मैंने तो अब वॉक ही करनी छोड़ दी है, मैंने हर चीज़ करनी छोड़ दी है, नहीं, डोंट डू दिस, ठीक है? अगर आप बिल्कुल बिस्तर पे पड़ जाएँगे ना, आप बिल्कुल चलना-फिरना छोड़ देंगे कि जी आपकी दर्द छिड़ जाएगी, तो होगा ये कि टाइम के साथ आपके जो मसल्स हैं ना, वो इतने कमज़ोर हो जाएँगे कि वाक़ई आपसे ज़रा-सी भी एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। तो आपको ना 2 तरह के डॉक्टर मिलेंगे, कुछ कहेंगे कि हर चीज़ छोड़ के आप बिस्तर पे पड़ जाओ, कोई कहेंगे नहीं एक्सरसाइज़ करे जाओ, दोनों एक्सट्रीम्स गलत है। मियाना रवैया इख्तियार करें, आप एक्टिविटी करें और फिज़ियोथेरेपी तो लाज़मी करें और एक्टिविटी जितनी आपकी तबीयत इजाज़त देती है, दर्द छिड़ने से पहले-पहले आप वॉक करें, ठीक है? एक्टिव रहें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ पे आपको लगता है आपकी पेन ट्रिगर हो गई है, तो वहाँ पे आप रुक जाएँ, आराम करें।
तो पॉजिटिव माइंडसेट बड़ा ज़रूरी है। लोग ये एवं ही मैं नहीं कह रही, जो आपका है ना, अगर आपका ज़हन पॉजिटिव है, आपको अच्छी उम्मीद है, आप पॉजिटिव होके इलाज अपना कर रहे हैं, तो इसका भी आपके जिस्म में इस तरह के केमिकल्स पैदा होते हैं कि आपको दर्द भी कम होती है और आपकी ट्रीटमेंट और आपकी हीलिंग भी बेहतर होती है, ठीक है? तो स्टे पॉजिटिव। एक कॉमन सवाल है जो पेशेंट मेरे से करते हैं कि आप कह रही हैं कि वज़न कम करें, लेकिन फिर आप ये भी कह रही हैं कि मैं जॉइंट को ज़्यादा स्ट्रेस ना दूँ, मैं एक्सरसाइज़ भी कैसे करूँ, तो मैं वज़न कैसे कम करूँगी? तो मैं उनको कहती हूँ कि जब आप वेट लूज़ करते हैं ना, तो 75% रोल आपकी डाइट का है और 15% सिर्फ एक्सरसाइज़ का है, ठीक है? तो वेट कम करने का तरीका सिर्फ जिम जॉइन करना या हार्डकोर किस्म की एक्सरसाइज़ेज़ करना नहीं है। आप अपनी डाइटरी हैबिट्स को ठीक कर लें ना, आप ये फिज़ी ड्रिंक्स छोड़ दें, चीनी छोड़ दें, सिर्फ़ चीनी ही छोड़ दें, तो जो लोग होते हैं ना जिनकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं और वो छोड़ दें, तो उनको एवं उनके इतनी जल्दी इतने केजीज़ लूज़ होते हैं कि वो हैरान हो जाते हैं। तो जंक और शुगर और प्रोसेस्ड फूड ये सब कुछ अपनी डाइट से ख़त्म करें, ऑर्गेनिक फूड खाएँ, हेल्दी फूड खाएँ, तो आपका वेट लूज़ होगा, ठीक है? आप एक प्रॉपर डायटीशियन को कंसल्ट करें, वो आपको एक अच्छा सेंसिबल प्लान बना के देगा, उसको फ़ॉलो करें, ठीक है? तो दिस इज़ नॉट अ एक्सक्यूज़, यू हैव टू टेक योर वेट लॉस सीरियसली। फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग को भी कंसिडर करें, वो आपके वेट लॉस को बूस्ट करेगा और आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी काउंटर करेगा, ठीक है? तो आई होप आपने कुछ सीखा, आपको ये वीडियो अच्छी लगी। इफ यू लाइक्ड इट, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फॉलो मी ऑन Instagram and Facebook, and I will be back with another video. Allah Hafiz.